तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के समसामयिकी के ऊपर प्रीलिम्स के दृष्टि से कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये द्वितीयक देखभाल सेकेंडरी केयर जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है, के साथ साथ तृतीय देखभाल टर्शियरी केयर जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है, हेतु परिवार 15 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। अब इसमें ऊपर के कथनों में कौन सा सही है? इसमें 4 ऑप्शंस है दिए हुए, केवल 1 2 2 3 1 और 3 और 1 2 और 3। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट पे विचार करें तो जो पहला स्टेटमेंट है यह द्वितीयक देखभाल सेकेंडरी केयर जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है, बिल्कुल सही है। के साथ साथ तृतीय देखभाल टर्शियरी केयर थर्ड स्टेज पे एक जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। इसमें परिवार हेतु 15 लाख की जगह पे 5 लाख रुपए इसमें राशि निर्धारित की गई है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस को करें तो ये पहला में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो यानी जो बी ऑप्शन है वो सही है। और अगर हम इसके व्याख्या पे जाते हैं तो यहां देखें, व्याख्या पे देखिए, ये द्वितीयक देखभाल जिसको आप सेकेंडरी केयर कहते हैं, जिसमें सुपर विशेषज्ञ के साथ साथ टर्शियरी जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ को शामिल किया गया, 5 लाख रुपए की बीमा राशि। तो ये 15 जो प्रश्न में है 15 की जगह ये 5 लाख रुपए है। बाकी के स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को सेवा बिंदु के ऊपर कैशलेस पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण, इसको रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया है। और ये रजिस्ट्रेशन जो हुआ है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, स्टेट हेल्थ एजेंसी राज्य में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित मसौदा ड्राफ्ट दूरसंचार विधेयक 2022 में निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कानून को समेकित करने की योजना नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफ वायर्स अधिनियम 1950, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997। अभी ये चर्चा में इसलिए है कि इस पर सरकार ने अपना ड्राफ्ट जो बिल है उसकी रूपरेखा तैयार कर दी है और इसके लिए लोगों से सार्वजनिक तौर से इस पे विचार मांगे गए हैं और इसके बाद ये फिर पार्लियामेंट में जाकर ये बिल पर चर्चा होगी और जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मुख्य बातें ये हैं कि इसमें से किस दूरसंचार कानून को समेकित करने की योजना नहीं है। तो अगर हम इसके विकल्पों पर जाते हैं, जो व्याख्या है कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरनेट आधारित ओवर द टॉप OTT, जो आप सुन रहे होंगे OTT प्लेटफॉर्म, दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 जारी किया है। जो ये ड्राफ्ट है, मसौदे का जो विधेयक है,
ये 3 अलग अलग अधिनियमों को समेकित करता है जो वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो ड्राफ्ट बनाने के पहले की, उसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950 शामिल है। दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को नए लाइसेंस जारी करने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, जो भारत सरकार की अथॉरिटी है, को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियों को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है। सरकार ने इंटरनेट आधारित OTT संचार सेवाओं जैसे व्हाट्सएप कॉल, फेसटाइम, गूगल मीट आदि को दूरसंचार सेवाओं के अंदर लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो स्थिति यह है कि अगर हम इसके पहले इसके प्रश्नों पर जाएं तो इसका जो उत्तर है उसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 ये शामिल है, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम ये भी शामिल है, टेलीग्राफ वायरलेस अधिनियम 1950 शामिल है, लेकिन दूरसंचार कानून को इसमें क्या शामिल नहीं है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर डी होगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेना के तीनों अंगों के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के रूप में कार्य करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, चीफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति, डिफेंस प्लानिंग कमीशन का सदस्य होगा। चीफ डिफेंस स्टाफ परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में। और अगर हम इसके व्याख्या पर जाते हैं तो अगर आप देखिए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ही वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री की अपनी सेनाओं के संबंध में परामर्श देते रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास सेना के 3 विभाग है, जल, वायु, स्थल, तीनों का जो रक्षा मंत्री को एक एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में उनको वो अपनी राय देता रहेगा। CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति तथा परमाणु कमान प्राधिकरण, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। CDS एकीकृत क्षमता विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्लान के पश्चात आगे के कदम के रूप में पंचवर्षीय मतलब अगले 5 सालों के लिए रक्षा से जुड़ी जो भी कैपिटल एक्विजिशन प्लान होगा और 2 वर्ष तक जो कंटिन्यूअस एनुअल एक्विजिशन, सतत वार्षिक अधिग्रहण योजना को भी वो कार्यान्वित करेगा। अपव्यय में कमी यानी कि जो रिड्यूसिंग वेस्टेज जो है, यानी सशस्त्र बलों का जो उपयोग है उसमें जो हमारा वेस्टेज हो रहा है उसको कमी करने के लिए और उसकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए तीनों सेवाओं के कामकाज के सुधारों को लागू करेगा। उसमें इफिशियंसी लाने के लिए ये CDS का ये भी एक काम होगा। पहले और एक अलग से इंफॉर्मेशन इसमें है कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में हो गई थी। तो अगर हम इसके पहले विकल्प पे जाते हैं, प्रश्न पर जाते हैं, तो इसका अगर हम देखें तो CDS परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। इन दोनों के अलावा जो इसका आंसर यानी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी इसका उत्तर ये डी होगा।
अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है आज का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह अप्रैल, मई और जून 2020 की अवधि के लिए की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। तो पहले स्टेटमेंट में यहां पे देखिए कि 2020 की अवधि, अप्रैल, मई, जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्ड शामिल थे। दूसरा कथन है, हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अगले 3 महीने के लिए दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इन 3 स्टेटमेंट पर अगर आप विचार करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ये गलत है। यानी अगर एलिमिनेशन प्रोसेस से देखें तो इसमें जिसमें 3 होंगे, तो यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इसका मतलब इसके आंसर्स एक सही है। अब हम इसके व्याख्या पे आते हैं। तो आप व्याख्या देखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 के विरुद्ध में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, जो आपके तीसरे स्टेटमेंट में था कि वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, जबकि आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। तो ये एक जो कथन है उसके अंदर ये गलती थी। नेक्स्ट, प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह अप्रैल, मई और जून की अवधि के लिए किया गया था, जिसमें 80 करोड़, जो कि हमारे कथन में भी दिया गया, कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के पहले चरण और दूसरे चरण अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर 2020 तक संचालित थे। योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक संचालित था। चौथा चरण जुलाई और नवंबर 2021 के दौरान संचालित किया गया। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMJKY योजना को 6 महीने के लिए अर्थात सितंबर 2022 चरण 6 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से पहले से प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न, यानी जो आपको अनाज मिलेगा वो 5 किलोग्राम के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया, जो कि हमारे ये कथन में भी था। अब हम अपने 5वें प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत कई मापदंडों के सुधार के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 35वें स्थान पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, नीदरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत 2021 में 46वें स्थान पर था। अब इन तीनों स्टेटमेंट के ऊपर विचार करें और उसके बाद इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो अगर हम इसके व्याख्या पे जाते हैं तो इसका विकल्प बी सही है। बी का मतलब कि अगर आप देखें तो 2 और 3 यानी पहला स्टेटमेंट जो गलत है, भारत कई मापदंडों के सुधार के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 35वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में ये 6 पायदान ऊपर उड़कर 40वें स्थान पर है। यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत कई मापदंडों के सुधार के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में
6 पायदान ऊपर, यानी जो प्रश्न है उसके अंदर कथनों में 35 लिखा हुआ, यहाँ पे 40वें स्थान पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, नीदरलैंड दुनिया के सबसे बड़ी नवाचार अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन शीर्ष 10वें स्थान पर है। भारत और तुर्की ने पहली बार 40वां स्थान प्राप्त किया है। कनाडा शीर्ष 15वें स्थान पर वैश्विक नव परिवर्तनकर्ताओं में वापस शामिल हो गया है। लगभग हर नवाचार स्तंभ में ऊपरी मध्यम आय वर्ग के लिए भारत का नवाचार प्रदर्शन औसत से ऊपर, केवल बुनियादी ढांचा अपवाद है जहां इसका प्रदर्शन औसत से नीचे है। भारत 2021 में 46वें और 2015 में 81वें स्थान पे था, जो कि हमारे प्रश्न के कथनों में भी दिया हुआ है। तो ये आज का रहा हमारा समसामयिकी के ऊपर करंट अफेयर्स का ये कुछ प्रश्न। धन्यवाद।